दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय कहानियाँ पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पॉयरो 5 सवाल पूछता है। तो मिस्टर पॉयरो, फिलिप ब्लेक ने थोड़ा चिढ़कर कहा। पॉयरो बोला, क्रेल की ट्रेजेडी के बारे में आपने बहुत साफ और अच्छा बयान दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। फिलिप ब्लेक थोड़ा असहज हो गया। आपकी मेहरबानी है, उसने बुदबुदाया। सच कहूँ तो हैरानी है कि मुझे इतना सब कुछ याद आ गया। पॉयरो ने कहा, बयान साफ था, लेकिन उसमें कुछ बातें छूट गई है ना? छूट गई? फिलिप ब्लेक ने बोहे सिकोड़ ली। हर्क्यूल पॉयरो ने कहा, आपका बयान पूरी तरह से साफ साफ नहीं था। उसकी आवाज़ अब सख्त हो गई। मुझे बताया गया है मिस्टर ब्लेक कि उस गर्मी में कम से कम एक रात मिसेस क्रेल को आपके कमरे से देर रात निकलते देखा गया था। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ फिलिप ब्लेक की सांसें सुनाई दी। आखिर उसने कहा, किसने बताया आपको? पॉयरो ने सिर हिलाया। ये ज़रूरी नहीं है कि किसने बताया, ज़रूरी ये है कि मुझे पता है। फिर कुछ पल चुप्पी रही। आखिर ब्लेक ने ठान लिया। उसने कहा, लगता है आपने गलती से एक बहुत निजी बात पर हाथ रख दिया है। हाँ, ये सच है कि मैंने अपने बयान में इसे नहीं लिखा, लेकिन अब मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। कैरोलिन क्रेल के लिए मेरे दिल में पहले से नफ़रत थी और खिंचाव भी। शायद उसी खिंचाव से नफ़रत और बढ़ती गई। बचपन में मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे देखा तक नहीं। मैं उसे माफ़ नहीं कर पाया। फिर मौका आया जब एमियस उस ग्रेयर लड़की पर पूरी तरह फिदा हो गया था। अनजाने में मैंने कैरोलिन से कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने बहुत ठंडेपन में कहा, हाँ, मुझे हमेशा से पता था। कितना घमंड था उसमें। मुझे पता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उस वक्त एमियस की दीवानगी से वो दुखी थी। ऐसे मूड में औरत को आसानी से जीता जा सकता है। उसने उस रात मेरे पास आने के लिए हाँ कह दी और वो आई भी। ब्लेक कुछ देर रुका। शब्द निकालना मुश्किल लग रहा था। वो मेरे कमरे में आई। मैंने उसे बाहों में लिया, लेकिन उसने बहुत ठंडेपन से कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसने कहा कि वो एक ही आदमी की औरत है, एमियस क्रेल की, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने माना कि उसने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन कहा कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। मोज़ियो पॉयरो, क्या आपको हैरानी है कि मेरी नफ़रत 100 गुना बढ़ गई? मैंने उसे कभी माफ़ नहीं किया, उस इंसल्ट के लिए, और इस वजह से भी कि उसी ने मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जान ले ली। कांपते हुए फिलिप ब्लेक चिल्लाया, अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। समझे? आपको जवाब मिल गए। अब जाइए और फिर कभी ये बात मत छेड़िए। मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर ब्लेक, उस दिन लैब में आपके मेहमान किस क्रम से बाहर निकले? पॉयरो ने मेरेडिथ ब्लेक से पूछा। मेरेडिथ ब्लेक ने विरोध किया, लेकिन मोज़ियो पॉयरो, 16 साल बाद मुझे कैसे याद होगा? मैंने आपको बताया था कि कैरोलिन सबसे आखिर में निकली थी। आपको पूरा यकीन है? हाँ, कम से कम मेरा तो यही ख्याल है। तो चलिए अभी वहाँ चलते हैं। हमें पूरी तरह यकीन करना होगा। अभी विरोध करते हुए मेरेडिथ ब्लेक आगे आगे चला। उसने दरवाज़ा खोला और खिड़कियों के पट खोले। पॉयरो ने आदेश देते हुए कहा, अब ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आपने अपने मेहमानों को हर्ब्स के बारे में दिखाया। मेरेडिथ ब्लेक ने आंखें बंद की। ब्लेक ने धीरे से कहा, नथुने हल्के फड़कते हुए, हाँ, अजीब है कैसे सब याद आने लगता है। कैरोलिन ने हल्की कॉफ़ी कलर की ड्रेस पहनी थी। फिलिप बोर हो रहा था। उसे हमेशा मेरा शौक बेवकूफ़ी भरा लगता था। पॉयरो बोला, अब सोचिए, आप कमरे से निकल रहे हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं सोक्रेटिस की डेथ वाली पैसेज पढ़ने। सबसे पहले कौन निकलता है? आप, एल्सा और मैं। हाँ, वो पहले निकली, मैं उसके पीछे था। हम बातचीत कर रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ा था ताकि बाकी लोग बाहर निकले और मैं ताला लगा दूँ। फिलिप, हाँ, फिलिप अगला आया। और एंजेला, वो उसे पूछ रही थी कि बुल्स और बेयर्स क्या होते हैं। दोनों हॉल से आगे निकल गए। उनके पीछे एमियस आया और मैं अब भी रुका रहा, कैरोलिन का इंतज़ार कर रहा था। तो आपको पूरा यकीन है कि कैरोलिन सबसे आखिर में रही? आपने देखा वो क्या कर रही थी? ब्लेक ने सिर हिलाया।
नहीं, मेरी पीठ कमरे की तरफ थी। मैं एल्सा से बातें कर रहा था, शायद उसे बोर कर रहा था। उसे मैं बता रहा था कि कुछ पौधे सिर्फ पूर्णिमा पर तोड़े जाते हैं। और फिर कैरोलिन आई, थोड़ी जल्दी में, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रुका और पोयरो की ओर देखा। पोयरो अपना रुमाल वापस जेब में रख रहा था। मेरेडिथ ब्लेक ने सोचा, ये आदमी परफ्यूम लगाता है। फिर ज़ोर से बोला, मुझे पूरा यकीन है यही क्रम था। एल्सा, मैं, फिलिप, एंजेला और कैरोलिन। क्या इससे आपको कोई मदद मिलती है? पोयरो ने कहा, हाँ, सब मेल खाता है। अब सुनिए, मैं यहाँ एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ। मुश्किल नहीं होगा? वेल, एल्सा डिटेशैम ने लगभग बच्चों जैसी उत्सुकता में पूछा। पोयरो बोला, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है मैडम। हाँ, पोयरो ने कहा। जब सब खत्म हो गया, मेरा मतलब है ट्रायल के बाद, क्या मेरेडिथ ब्लेक ने आपसे शादी के लिए पूछा था? एल्सा ने घूर कर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार था, जैसे बोर हो रही हो। हाँ, उसने कहा था और पूछा था। क्यों? क्या आपको हैरानी नहीं हुई? हैरानी याद नहीं। और आपने क्या जवाब दिया? एल्सा हंसी और बोली, आप क्या सोचते हैं मैंने क्या कहा होगा? एमियस के बाद मेरेडिथ? कितना अजीब होता। बड़ी बेवकूफ़ी थी उसकी। वो हमेशा से थोड़ा पागल लगता था। वो अचानक मुस्कुराई। उसने कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है, मेरी तरफ अच्छे से ध्यान रखेगा। सबको लगता था कि वो मेरे लिए बहुत बुरा वक्त था। रिपोर्टर, भीड़ का शोर और जितना कीचड़ मुझ पर उछाला गया। बेचारा मेरेडिथ कितना बड़ा मूर्ख था। और वो फिर से हंसी। एक बार फिर पोयरो की नज़र मिस विलियम्स की तीखी और चुभती नज़रों से मिली और उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो एक छोटा सा डरा हुआ बच्चा हो। पोयरो ने धीरे से कहा कि उसे एक सवाल पूछना है। मिस विलियम्स ने सिर हिलाया और कहा कि पूछिए। पोयरो ने सावधानी से शब्द चुनते हुए कहा, एंजेला वॉरेन बचपन में घायल हुई थी। मेरी नोट्स में इसके 2 अलग अलग पहलू लिखे हैं। एक में लिखा है कि मिसेस क्रेल ने उस पर पेपर वेट फेंका था। दूसरे में लिखा है कि उसने क्रोबार से हमला किया था। इनमें से सही कौन सा है? मिस विलियम्स ने तुरंत कहा, क्रोबार वाली बात कभी नहीं सुनी। पेपर वेट वाली बात सही है। आपको किसने बताया? खुद एंजेला ने। उसने बचपन में ही मुझे बता दिया था। उसने सही शब्दों में क्या कहा था? उसने अपने गाल को छूकर कहा, कैरोलिन ने ये किया जब मैं छोटी बच्ची थी। उसने मुझ पर पेपर वेट फेंका, लेकिन इस बारे में मत बोलना, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। क्या मिसेस क्रेल ने खुद कभी आपको बताया? सिर्फ इशारों में। मान लिया था कि मैं जानती हूँ। एक बार उसने कहा, मुझे पता है आप सोचती है कि मैं एंजेला को बिगाड़ रही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैंने उसके साथ जो किया उसे कभी पूरा चुका नहीं सकती। और एक और बार कहा था, ये जानना कि आपने हमेशा के लिए किसी इंसान को चोट पहुंचाई है, ये सबसे बड़ा बोझ है। पोयरो बोला, थैंक यू, यही जानना चाहता था। सिसिलिया विलियम्स ने तेज़ी से कहा, मैं समझी नहीं मोज़े पोयरो, आपने मेरा बयान कार्ला को दिखाया? पोयरो ने सिर हिलाया, और फिर भी आप अब भी? वो रुक गए। पोयरो बोला, सोचिए, अगर आप किसी मछली वाले के पास जाए और वहाँ 12 मछलियाँ रखी हों, तो आपको लगेगा सब असली है, लेकिन उनमें से एक नकली हो सकती है। मिस विलियम्स ने जवाब दिया, बहुत अजीब है। फिर भी, हाँ अजीब है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे एक दोस्त ने, जिसका काम ही यही था, एक नकली मछली को असली मछली से कंपेयर करने के लिए उतारा था। और अगर आप दिसंबर में ड्राइंग रूम में जेनियस का गुलदस्ता देखें, तो आप कहेंगे कि ये नकली है, लेकिन शायद वो असली हो, बगदाद से मंगाई हुई हो। मिस विलियम्स ने झुंझला कर कहा, इस बकवास का क्या मतलब है? पोयरो ने कहा, मतलब ये है कि असली देखने की शक्ति दिमाग की आंखों में होती है। पोयरो रेगनेट पार्क के सामने बड़े फ्लैट्स की ओर जाते हुए थोड़ा धीमा हो गया। असल में उसने सोचा, उसे एंजेला वॉरेन से कोई सवाल पूछना ही नहीं है। बस सिमेट्री की उसकी आदत, 5 लोग 5 सवाल, उसी ने उसे यहाँ खींचा। एंजेला वॉरेन ने लगभग उत्साह से उसका स्वागत किया। वो बोली, आपको कुछ पता चला? कोई सुराग मिला? पोयरो ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा,
आखिरकार मुझे सुराग मिला। फिलिप ब्लेक। उसके सवाल में आधा यकीन था, आधा शक। पोयरो बोला, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सही वक्त नहीं आया है। बस आपसे निवेदन है कि हैंडक्रॉस मैनर आ जाइए। बाकी सब मान गए हैं। एंजेला ने हल्की बोहे चढ़ाई। आप क्या करने वाले हैं? 16 साल पुरानी घटना को फिर से दोहराएंगे? शायद उसे साफ नज़रिए से देख पाए। आप आएंगी? एंजेला धीरे से बोली, हाँ आऊँगी। सबको फिर से देखना इंटरेस्टिंग होगा। शायद अब मैं उन्हें ज़्यादा साफ नज़रिए से देख पाऊँ। पोयरो ने कहा, और वो लेटर भी लाएंगी जो आपने मुझे दिखाया था? एंजेला ने माथा सिकोड़ लिया। वो लेटर मेरा है। मैंने आपको अच्छे कारण से दिखाया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अजनबी लोग उसे पढ़ें। पोयरो ने कहा, लेकिन इस मामले में क्या आप मेरी बात मानेंगी? बिल्कुल, मैं लेटर लाऊंगी, लेकिन इस्तेमाल अपने जजमेंट से करूंगी, जो मेरी नज़र में आपकी जजमेंट से कम नहीं है। पोयरो ने हाथ फैलाकर हार मानने का इशारा किया और उठ खड़ा हुआ। वो बोला, क्या मुझे एक छोटा सा सवाल पूछने की इजाज़त देंगी? एंजेला ने कहा, क्या है? उस हादसे के समय आपने हाल ही में सॉमरसेट मॉगम की द मून एंड द सिक्सपेंस पढ़ी थी, है ना? एंजेला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, हाँ सचमुच, ये बिल्कुल सही है। उसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? पोयरो ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैडमोज़ेल, कि छोटी सी और गैर ज़रूरी बातों में भी थोड़ा मैजिशियन हूँ। कुछ बातें मुझे बिना बताए ही पता चल जाती है। पुनर्निर्माण। दोपहर की धूप हैंडक्रॉस मैनर की लैब में चमक रही थी। कमरे में कुछ आराम कुर्सियाँ और एक सोफ़ा रखा गया था, लेकिन वे सजावट से ज़्यादा कमरे की सुनी हालत दिखा रहे थे। मेरेडिथ ब्लेक हल्की झिझक के साथ अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कार्ला से इधर उधर की बातें कर रहा था। अचानक उसने कहा, तुम अपनी माँ जैसी भी लगती हो और अलग भी। कार्ला ने पूछा, कैसी जैसी और कैसे अलग? तुम्हारा रूप रंग और चलने फिरने का ढंग तो उसी जैसा है, पर तुम कैसे कहूँ, उससे कई ज़्यादा मजबूत स्वभाव की हो। फिलिप ब्लेक ने माथे पर बल डाले, खिड़की से बाहर देखा और शीशे पर अधीरता से उंगलियां बजाई। उसने कहा, इस सब का क्या मतलब है? इतनी अच्छी शनिवार की दोपहर। हर्क्यूल पोयरो ने तुरंत माहौल शांत करने की कोशिश की। माफ़ कीजिए, मुझे पता है गोल्फ के बीच में खलल डालना माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रा सोचिए मिस्टर ब्लेक, ये आपकी सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है। आप इसके लिए थोड़ा समय तो निकालेंगे, है ना? तभी बटलर ने घोषणा की, मिस वॉरेन। मेरेडिथ ब्लेक आगे बढ़कर उनका स्वागत करने गया। बोला, एंजेला, तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है तुम व्यस्त रहती हो। वो उसे खिड़की के पास ले गया। कार्ला ने कहा, हेलो आंटी एंजेला, मैंने आज सुबह टाइम्स में आपका लेख पढ़ा। हमारे परिवार में कोई इतना बड़ा नाम है, ये सोचकर अच्छा लगता है। फिर उसने पास खड़े लंबे चौड़े जबड़े वाले युवक की ओर इशारा किया। ये जॉन रेटरी है, हम दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। एंजेला वॉरेन चौंक गई। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। इसी बीच मेरेडिथ ने अगले मेहमान का स्वागत किया। अरे मिस विलियम्स, हमें मिले हुए तो कई साल हो गए। पतली कमज़ोर लेकिन अड़िग बुजुर्ग गवर्नेस कमरे में आगे बढ़ी। उनकी नज़रें एक पल के लिए पोयरो पर ठहरी, फिर उस लंबे सदे हुए कद वाले आदमी पर गई जो बढ़िया कपड़ों में खड़ा था। एंजेला वॉरेन मुस्कुराकर बोली, आपको देखकर तो मैं फिर से स्कूल की लड़की जैसा महसूस कर रही हूँ। मिस विलियम्स बोली, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे मान दिया। ये कार्ला होगी, इसे तो मेरी याद भी नहीं होगी, तब ये बहुत छोटी थी। फिलिप ब्लेक चिढ़कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पोयरो बोला, मैं इसे कहता हूँ अतीत की ओर एक यात्रा। क्यों न हम सब बैठ जाएं, फिर जब आखिरी मेहमान आ जाएंगे तो हम अपना काम शुरू कर देंगे। फिलिप ने झुंझला कर कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है? आप लोग कोई आत्माओं को बुलाने का तो शौक नहीं करने वाले? पोयरो ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, हम बस पुराने घटनाओं पर चर्चा करेंगे। शायद इस तरह हमें असली सच्चाई साफ साफ दिखाई दे। और जहाँ तक भूतों की बात है, हो सकता है वो हमारे सामने न आए, पर कौन जानता है, वे यही इस कमरे में मौजूद हो
कौन कह सकता है कि एमियस और कैरोलिन क्रेल अब भी हमें सुन नहीं रहे? फिलिप ने खिंचकर कहा, बिल्कुल बकवास। और तभी दरवाज़ा खुला और बटलर ने घोषणा की, लेडी डिटिशैम। एल्सा डिटिशैम कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह उभी हुई हंसी, अहंकारी मुस्कान थी। उसने मेरिडिथ को हल्की मुस्कान दी, एंजेला और फिलिप की ओर ठंडी नज़र से देखा और फिर खिड़की के पास अलग रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने गले से कीमती हल्के रंग के फर का कॉलर ढीला कर दिया, कमरे में चारों ओर नज़र डाली, फिर कार्ला पर निगाह टिकाई। कार्ला ने भी उसे ध्यान से देखा, वो औरत जिसने उसके माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन कार्ला के मासूम चेहरे पर नफरत नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा। एल्सा ने कहा, अगर मैं देर से आई हूँ तो माफ़ कीजिए मुझे पोयरो। पोयरो बोला, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैडम। सिसिलिया विलियम्स ने हल्की सी नाक चढ़ाई। एल्सा ने उनकी आंखों में भरी नफरत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वो बोली, एंजेला, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। कितना वक्त हो गया? 16 साल। पोयरो ने मौका पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल, 16 साल हो गए उन घटनाओं को जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। उसने कुछ ही शब्दों में कार्ला की गुहार और अपनी जिम्मेदारी समझाई। फिलिप का चेहरा गुस्से से लाल था और मेरिडिथ भी परेशान दिख रहा था। पोयरो आगे बोला, मैंने ये काम स्वीकार किया, सच्चाई खोजने का काम। बड़े से आराम कुर्सी पर बैठी कार्ला पोयरो की बातें जैसे दूर से सुन रही थी। उसने धीरे धीरे सबके चेहरे देखे। क्या इनमें से कोई कातिल हो सकता है? एल्सा, शानदार और ठंडी। फिलिप, लाल चेहरा और गुस्सेल। मेरिडिथ, दयालु, भोला सा, कठोर गवर्नेस, मिस विलियम्स और ठंडी लेकिन सक्षम एंजेला। क्या इनमें से किसी को वो हत्या करते सोच सकती है? हाँ शायद। फिलिप को गुस्से में किसी का गला दबाते हुए सोचा जा सकता है। मेरिडिथ को गलती से गोली चला बैठने वाला, एंजेला को किसी अभियान की सुरक्षा के लिए गोली चलाते हुए बिना किसी व्यक्तिगत भावना के, एल्सा को किसी आलीशान किले में बैठे कहते हुए उसे महल की दीवार से नीचे फेंक दो। लेकिन मिस विलियम्स, नहीं, उन्हें किसी का खून करते सोचना नामुमकिन था। उसने खुद से कहा, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे ये सब सोचने से रोकना होगा। पोयरो की बात सुनो, वो जानता है। पोयरो कह रहा था, मेरा काम था समय को पीछे ले जाना और असली सच ढूंढना। फिलिप ने गरज कर कहा, लेकिन हम सब जानते हैं क्या हुआ था। इसके अलावा और कुछ मानना धोखा है। हाँ, साफ धोखा। आप इस लड़की से झूठ बोलकर पैसे ऐंठ रहे हैं। पोयरो गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, आप कहते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन ये सही नहीं। जो कहानी सब मानते हैं वो असली सच्चाई नहीं हो सकती। जैसे कि सबको लगता है मोज़ियो ब्लेक कि आप कैरोलिन क्रेल को नापसंद करते थे, यही लोगों का मानना है। लेकिन थोड़ी सी समझ रखने वाला कोई भी आदमी जान लेगा कि असलियत इसके उलट थी। आप उसके प्रति बेहद आकर्षित थे। आप इस बात को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद को बार बार उसकी कमियां गिनाकर ये यकीन दिलाते रहे कि आप उसे नापसंद करते हैं। इसी तरह मिस्टर मेरिडिथ ब्लेक को भी सालों से कैरोलिन के प्रति गहरी निष्ठा रही। लेकिन अगर उनकी कहानी को ध्यान से पढ़ो तो समझ आता है कि उनकी ये निष्ठा अब थक चुकी थी और उनका मन उस समय जवान और सुंदर एल्सा ग्रेयर में उलझा हुआ था। मेरिडिथ कुछ झल्लाकर बोलने ही वाला था कि लेडी डिटेशैम मुस्कुराई। पोयरो ने कहना जारी रखा, मैं ये बातें केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। अब मैंने तय किया कि मुझे पीछे जाकर इस घटना के बारे में सब कुछ जानना होगा। इसके लिए मैंने कई लोगों से बात की, कैरोलिन क्रेल का केस लड़ने वाले वकील से, सरकारी पक्ष के वकील से, उस बूढ़े वकील से जो क्रेल परिवार को अच्छे से जानते थे, वकील के क्लर्क से जो मुकदमे में मौजूद था, उस पुलिस अफसर से जिसने केस संभाला था, और आखिर में उन 5 गवाहों से जो घटना के समय मौजूद थे। इन सब से मैंने एक तस्वीर बनाई कैरोलिन क्रेल नाम की औरत की, और मैंने ये बातें जानी। कैरोलिन क्रेल ने कभी अपनी बेगुनाही का दावा नहीं किया, सिवाय उस एक खत के जो उसने अपनी बेटी को लिखा। अदालत में उसने डर नहीं दिखाया, न ही ज़्यादा दिलचस्पी। वो हार मान चुकी थी। जेल में वो शांत और स्थिर रही।
फैसले के बाद अपनी बहन को लिखे पत्र में उसने किस्मत को स्वीकार कर लिया। जिन सब लोगों से मैंने बात की, एक को छोड़कर सबका यही मानना था कि कैरोलिन कसूरवार थी। फिलिप ब्लेक ने सिर हिलाया। बिल्कुल वही थी, हर्क्यूल पॉयरो बोला। लेकिन मेरा काम दूसरों की राय मान लेना नहीं था। मुझे खुद सबूत देखने थे। मुझे सच जानना था और ये समझना था कि इस केस की मनोवैज्ञानिक सच्चाई उन सबूतों से मेल खाती है या नहीं। इसके लिए मैंने पुलिस की फाइलें ध्यान से देखी और मैंने वहाँ मौजूद 5 लोगों से भी यही कहलवाया कि अपने अपने हिसाब से उस हादसे का पूरा हाल लिखें। ये सारे बयान बहुत काम के साबित हुए, क्योंकि इनमें वो बातें थी जो पुलिस फाइलों में नहीं थी, जैसे कुछ बातचीतें और छोटे छोटे वाक्य जो पुलिस के नज़रिए से ज़रूरी नहीं थे। लोगों की अपनी राय कि कैरोलिन क्रेल उस समय क्या सोच रही थी और क्या महसूस कर रही थी, जो कानूनी सबूत नहीं माने जाते। कुछ बातें जो जानबूझकर पुलिस से छुपाई गई थी। अब मैं खुद इस केस का फैसला करने की स्थिति में था। इसमें कोई शक नहीं था कि कैरोलिन क्रेल के पास अपराध करने का पूरा कारण था। वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसके पति ने सबके सामने मान लिया था कि वो उसे छोड़कर दूसरी औरत के पास जाने वाला है, और कैरोलिन खुद मानती थी कि वो बहुत जलनखोर औरत थी। अब इरादों से सबूत पर आते हैं। उसकी अलमारी से एक खाली परफ्यूम की शीशी मिली जिसमें कोनाइन जहर था। उस पर सिर्फ उसकी ही उंगलियों के निशान थे। जब पुलिस ने पूछा तो उसने मान लिया कि वो शीशी उसने इसी कमरे से ली थी। यहाँ रखी असली कोनाइन की शीशी पर भी उसके निशान थे। मैंने मिस्टर मेरेडिथ ब्लेक से पूछा कि उस दिन 5 लोग किस क्रम से कमरे से बाहर गए। मुझे लगा कि ये असंभव है कि 5 लोगों के रहते हुए कोई जहर चुरा ले। उन्होंने बताया, पहले एल्सा ग्रेयर, फिर मेरेडिथ ब्लेक, फिर एंजेला वॉरेन और फिलिप ब्लेक, फिर एमियस क्रेल और सबसे आखिर में कैरोलिन क्रेल। उस समय मेरेडिथ ब्लेक कमरे की ओर पीठ किए खड़ा था, इसीलिए वो नहीं देख सकता था कि कैरोलिन क्या कर रही है। यानी कैरोलिन के पास मौका था। मुझे पूरा विश्वास है कि वही जहर लेके गई। इसका एक सबूत है। मेरेडिथ ब्लेक ने कहा कि उन्हें खिड़की से आती जैस्मिन चमेली की खुशबू याद है, लेकिन वो सितंबर का महीना था और उस वक्त चमेली नहीं खिलती, वो तो जून जुलाई में होती है। असल में कैरोलिन के कमरे में जो शीशी मिली उसमें कोनाइन के अलावा पहले जैस्मिन परफ्यूम भरा हुआ था। यानी कैरोलिन ने अपने परफ्यूम की शीशी खाली करके उसमें कोनाइन भरा। मैंने एक और बार ब्लेक से पूछा कि किस क्रम में लोग बाहर निकले थे। मैंने उन्हें आंखें बंद करने को कहा और पास में जैस्मिन की खुशबू लगाई। तभी उनकी याद तुरंत ताज़ा हो गई। गंध हमारी याददाश्त पर गहरा असर डालती है। अब आते हैं हत्या वाले दिन की सुबह पर। यहाँ तक कि तथ्य सब मानते हैं। एल्सा ग्रेयर ने अचानक सबको बताया कि वो और एमियस क्रेल शादी करने वाले हैं। एमियस ने इसकी पुष्टि दी। कैरोलिन बहुत दुखी हुई। ये बातें कई गवाहों ने सुनी। अगली सुबह पति पत्नी की लाइब्रेरी में बहस हुई। कैरोलिन की कड़वी आवाज़ सुनाई गई। वो बोली, तुम और तुम्हारी औरतें। और फिर कहा, कभी न कभी मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिलिप ब्लेक ने यह हॉल से सुना और एल्सा ग्रेयर ने बाहर टेरेस से। फिर उन्होंने सुना कि एमियस ने पत्नी से कहा, ज़रा समझदारी से काम लो। कैरोलिन ने जवाब दिया, उस लड़की के पास जाने देने से अच्छा है मैं तुम्हें मार डालूं। इसके बाद एमियस बाहर आया और एल्सा से कहा कि वो नीचे आकर उसके लिए पोज दे। एल्सा एक पुलोवर लेकर उसके साथ चली गई। अब तक सबकी बातें और हरकतें बिल्कुल स्वाभाविक लगती हैं, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हुआ। मेरेडिथ ब्लेक ने देखा कि जहर की शीशी गायब है। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और दोनों मिलने आए। रास्ते में उन्होंने बैटरी गार्डन पार किया, जहाँ कैरोलिन और एमियस एंजेला के स्कूल जाने की बात पर बहस कर रहे थे। ये मुझे बहुत अजीब लगा। अभी अभी पति पत्नी की बड़ी लड़ाई हुई थी। कैरोलिन ने साफ धमकी दी थी और फिर सिर्फ 20 मिनट बाद वे दोनों एक मामूली घरेलू बहस कर रहे थे। पॉयरो ने मेरेडिथ ब्लेक की ओर मुड़कर कहा,
आपने अपने बयान में बताया था कि आपने क्रेल को कुछ कहते सुना था। उनके शब्द थे, सब तय हो गया है, मैं उसका सामान पैक करवा दूंगा। क्या यही सही है? मेडिडिथ ब्लेक ने जवाब दिया, कुछ ऐसा ही था। हाँ। पॉयरो ने फिलिप ब्लेक से पूछा, क्या आपको भी यही याद है? फिलिप ब्लेक ने बोहे सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो अभी तक याद नहीं था, लेकिन अब जब आपने कहा तो हाँ, कुछ पैकिंग के बारे में बात हुई थी। पॉयरो ने पूछा, यह मिस्टर क्रेल ने कहा था, मिसेस क्रेल ने नहीं। फिलिप बोला, हाँ, एमियस ने ही कहा था। कैरोलिन से तो मैंने सिर्फ इतना सुना था कि उस लड़की के लिए ये सब बहुत कठिन है, और वैसे भी इसमें खास क्या है? हम सब जानते थे कि एंजेला 1-2 दिन में स्कूल जा रही थी। पॉयरो ने गंभीर होकर कहा, लेकिन आप मेरी आपत्ति का मतलब नहीं समझ रहे। एमियस क्रेल क्यों लड़की का सामान पैक करेगा? ये तो अजीब है। वहाँ मिसेस क्रेल थी, मिस विलियम्स थी, एक नौकरानी थी। पैकिंग औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। फिलिप ब्लेक झुंझला कर बोला, तो इसमें क्या? इसका अपराध से क्या लेना देना? पॉयरो शांत स्वर में बोला, क्या सचमुच? मेरे लिए तो यही पहली बात थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और इसके तुरंत बाद दूसरी बात आई। मिसेस क्रेल, जो एक टूटी हुई औरत थी, जिसने अपने पति को पहले धमकी भी दी थी, और जो या तो आत्महत्या करना या हत्या करने की सोच रही थी, वही औरत अचानक बहुत प्यार से अपने पति को ठंडी बियर देने की बात करती है। मेरिडिथ ब्लेक ने धीरे से कहा, अगर वो हत्या का सोच रही थी तो इसमें अजीब क्या है? वो तो करती, दिखावा। पॉयरो ने पलट कर कहा, सचमुच उसने तय कर लिया है कि वो अपने पति को जहर देगी, और उसके पास जहर भी है। उसके पति के पास बैटरी गार्डन में हमेशा बियर की बोतलें रहती थी। अगर कैरोलिन में थोड़ी भी समझदारी होती तो वो उस समय किसी बोतल में जहर डाल देती जब वहाँ कोई आसपास न हो। मेरिडिथ ने आपत्ति की, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था, कोई और भी वो बियर पी सकता था। पॉयरो ने तीखे स्वर में कहा, हाँ, जैसे एल्सा ग्रेयर। क्या आप सोचते हैं कि अपने पति को मारने का फैसला करने के बाद कैरोलिन क्रेल उस लड़की को मारने से हिचकिचाती? पॉयरो ने हाथ उठाकर कहा, लेकिन ठीक है, बहस छोड़ो, सिर्फ तथ्य पर ध्यान देते हैं। कैरोलिन क्रेल कहती है कि वो अपने पति को ठंडी बियर भेजेगी। वो घर जाती है, वहाँ से एक बोतल लाती है और उसे अपने पति तक ले जाती है। वो बोतल खोलकर एमियस को देती है। एमियस क्रेल उसे पी लेता है और कहता है, आज सबका स्वाद खराब लग रहा है। फिर मिसेस क्रेल दोबारा घर लौटती है, खाना खाती है और सामान्य सी दिखती है। बस इतना कहा गया कि वो थोड़ी चिंतित लग रही थी, लेकिन ये हमारी मदद नहीं करता, क्योंकि हत्यारे का कोई तयशुदा व्यवहार नहीं होता। कुछ हत्यारे शांत रहते हैं और कुछ घबराए हुए। खाने के बाद वो फिर बैटरी गार्डन जाती है। वहाँ पहुंचकर अपने पति को मरा हुआ पाती है। कहे तो वही सब करती है जिसकी उम्मीद की जाती है। वो भावुक प्रतिक्रिया दिखाती है और गवर्नेस को डॉक्टर बुलाने को फ़ोन करने भेजती है। पॉयरो रुका और बोला, अब हम ऐसे तथ्य पर आते हैं जो पहले किसी को मालूम नहीं था। उसने मिस विलियम्स की ओर देखा। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? मिस विलियम्स का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैंने आपसे कोई राज रखने का वादा नहीं किया था। फिर पॉयरो ने शांत लेकिन असरदार तरीके से बताया कि गवर्नेस ने उस दिन क्या देखा था। एल्सा डिटेशम थोड़ी असहज हुई। उसने बड़ी कुर्सी पर बैठी उस साधारण सी औरत को घूरा और अविश्वास से कहा, क्या तुमने सच में उसे ऐसा करते देखा था? फिलिप ब्लेक उछलकर खड़ा हो गया। तो बात खत्म, अब सब साफ हो गया, वो चिल्लाया। हॉकिल पॉयरो ने उसे शांति से देखा और कहा, ज़रूरी नहीं। एंजेला वॉरन ने तीखे स्वर में कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। उसने गवर्नेस की तरफ गुस्से से देखा। मेरिडिथ ब्लेक घबराया हुआ अपनी मूछें मरोड़ रहा था। सिर्फ मिस विलियम्स बिल्कुल शांत बैठी थी। उनका चेहरा सीधा और दृढ़ था, गालों पर हल्की लालिमा थी। उन्होंने कहा, यही मैंने देखा। पॉयरो ने धीरे धीरे कहा, लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ आपका ही बयान है। मिस विलियम्स ने सीधे नज़र मिलाते हुए कहा, हाँ, सिर्फ मेरा बयान, पर मैं अपनी बात पर शक किए जाने की आदी नहीं हूँ मोज़ियो पॉयरो। पॉयरो ने सिर झुकाया।
मैं आपकी बात पर शक नहीं करता मिस विलियम्स। आपने जो देखा वो ठीक वैसा ही हुआ होगा, और उसी से मुझे समझ आया कि कैरोलिन क्रेल दोषी नहीं हो सकती थी। वो जहर देने वाली नहीं थी। पहली बार जॉन रेटरी, वो लंबा और चिंतित चेहरे वाला युवक, बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मोज़े पॉयरो? पॉयरो उसकी ओर मुड़ा। ज़रूर, बात यह है, मिस विलियम्स ने देखा कि कैरोलिन क्रेल बहुत सावधानी से बोतल से निशान पोंछ रही थी और बाद में अपने मृत पति के उंगलियों के निशान उस पर लगा रही थी। लेकिन जहर बोतल में नहीं था, ग्लास में था। पुलिस को बोतल में जहर का कोई अंश नहीं मिला, यानी कैरोलिन को ये तक नहीं पता था कि उसके पति को कैसे जहर दिया गया। अगर वही दोषी होती तो उसे ये बात पता होती। मेरिडिथ ने विरोध किया। लेकिन क्यों? पॉयरो ने तुरंत कहा। हाँ, क्यों? कैरोलिन ने इतनी कोशिश क्यों की कि ये आत्महत्या लगे? जवाब सीधा है, क्योंकि उसे पता था कि असली जहर किसने दिया है, और वो किसी भी हालत में उस व्यक्ति पर शक नहीं आने देना चाहती थी। वो रुका और बोला, सोचिए, वो किसके लिए ऐसा कर सकती थी? क्या वो फिलिप ब्लेक या मेरिडिथ या एल्सा ग्रेयर या मिस विलियम्स को बचाना चाहती थी? नहीं, सिर्फ एक इंसान था जिसे वो हर हाल में बचाना चाहती थी, अपनी बहन। फिर उसने कहा, मिस वॉरेन, अगर आपके पास अपने बहन की आखिरी चिट्ठी है तो मैं उसे ज़ोर से पढ़ना चाहूँगा। एंजेला वॉरेन ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। लेकिन मिस वॉरेन, एंजेला खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ बर्फ़ जैसी ठंडी थी। आप कहना चाहते हैं कि मैंने एमियस क्रेल को मारा और मेरी बहन को ये बात पता थी। मैं इस आरोप को पूरी तरह नकारती हूँ। पॉयरो ने कहा, वो खत। एंजेला ने सख्ती से कहा, वो खत सिर्फ मेरे लिए था। तभी कमरे में खड़ी कार्ला ने कहा, प्लीज़ आंटी एंजेला, मुझे पॉयरो की बात मान लीजिए। एंजेला ने कटु स्वर में कहा, सचमुच कार्ला, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी माँ थी और तुम। कार्ला की आवाज़ तेज़ और दृढ़ थी। हाँ, वो मेरी माँ थी, इसीलिए मुझे अधिकार है पूछने का। मैं उनकी ओर से बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो खत पढ़ा जाए। धीरे धीरे एंजेला ने अपने बैग से खत निकाला और पॉयरो को दिया। वो बोली, काश मैंने ये खत आपको कभी न दिखाया होता। वो खिड़की की ओर मुड़कर खड़ी हो गई। पॉयरो ने ऊंची आवाज़ में कैरोलिन क्रेल का आखिरी खत पढ़ा। कमरे के कोने में अंधेरा गहराने लगा था। कार्ला को अचानक ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद हो, सुन रहा हो, सांस ले रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। उसने सोचा, वो यहाँ मौजूद है, वो यहाँ है, मेरी माँ यहाँ है, कैरोलिन क्रेल इस कमरे में है। पॉयरो ने पढ़ना समाप्त किया और कहा, आप सब मानेंगे कि ये खत बहुत असाधारण है, खूबसूरत भी, लेकिन असाधारण, क्योंकि इसमें एक चीज़ साफ तौर पर गायब है। इसमें अपनी बेगुनाही का ज़रा भी जिक्र नहीं है। एंजेला वॉरेन ने बिना मुड़े ठंडे स्वर में कहा, वो ज़रूरी नहीं था। हाँ मिस वॉरेन, ये ज़रूरी नहीं था। कैरोलिन क्रेल को अपनी बहन से ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वो निर्दोष है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन पहले से ये बात जानती है। सबसे पक्के कारण से कैरोलिन का सारा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, अपनी बहन को दिलासा देना, उसे सांत्वना देना और इस बात को रोकना कि कहीं एंजेला कोई स्वीकारोक्ति न कर बैठे। बार बार वो यही कहती है, सब ठीक है डार्लिंग, सब ठीक है। एंजेला वॉरेन ने कहा, क्या आप समझ नहीं सकते? वो सिर्फ चाहती थी कि मैं खुश रहूं, बस इतना ही। हाँ, वो चाहती थी कि तुम खुश रहो, ये बहुत साफ है। ये उसका सबसे बड़ा ख्याल था। उसकी एक बच्ची थी, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान उस बच्ची पर नहीं था। वो तो बात की बात थी। उस समय तो उसकी बहन ही उसके मन में थी। उसकी बहन को दिलासा देना था, उसे जीवन जीने और खुश रहने के लिए हिम्मत देनी थी, और ताकि ये बोझ ज़्यादा भारी न लगे। कैरोलिन ने वो एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा, इंसान को अपने कर्ज चुकाने ही पड़ते हैं। ये एक वाक्य सब कुछ समझा देता है। ये साफ तौर पर उस बोझ की ओर इशारा करता है जिसे कैरोलिन सालों से ढो रही थी। जब वो छोटी थी, गुस्से में उसने अपनी छोटी बहन पर पेपर वेट फेंक दिया था और उसे ज़िंदगी भर का जख्म दे दिया था। अब आखिरी बार उसे वो कर्ज चुकाने का मौका मिला, और मैं आप सबको ये कह सकता हूँ कि उस कर्ज को चुकाने में कैरोलिन को एक शांति और संतोष मिला
जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। इस विश्वास की वजह से कि वो अपना कर्ज चुका रही है, उस पर मुकदमे और सज़ा का असर नहीं हुआ। यह अजीब लगेगा, लेकिन एक दोषी ठहराई गई महिला के लिए भी उसके पास खुशी के सारे कारण थे। हाँ, उससे भी ज़्यादा, जितना आप सोचते हैं, जैसा मैं अभी दिखाऊंगा। देखिए, इस व्याख्या से सब कुछ अपने आप जगह पर बैठ जाता है। कैरोलिन की नज़र से घटनाओं को देखिए। पिछली शाम एक घटना होती है जो उसे उसकी अपनी अनुशासनहीन जवानी की याद दिलाती है। एंजेला एमियस क्रेल पर पेपर वेट फेंकती है। याद रखिए, यही काम उसने कैरोलिन ने सालों पहले किया था। एंजेला चिल्ला कर कहती है कि काश एमियस मर जाए। फिर अगले दिन सुबह कैरोलिन छोटे ग्रीन हाउस में आती है और एंजेला को बियर की बोतल के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखती है। याद कीजिए, मिस विलियम्स ने क्या कहा था। एंजेला वहाँ थी, वो दोषी लग रही थी। मिस विलियम्स का मतलब था कि वो स्कूल से गायब थी, लेकिन कैरोलिन के लिए एंजेला का दोषी चेहरा पकड़े जाने पर कुछ और ही मतलब रखता था। याद कीजिए, इससे पहले भी कम से कम एक बार एंजेला ने एमियस के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। ये सोच आसानी से कैरोलिन के मन में आ सकती है। कैरोलिन एंजेला के हाथ से बोतल लेती है और उसे लेकर बैटरी समुद्र किनारे की जगह पर जाती है। वहाँ वो बोतल से ड्रिंक निकालकर अपने पति एमियस को देती है। एमियस मुंह बनाता है और पीते समय ये खास शब्द कहता है, आज हर चीज़ का स्वाद अजीब सा है। उस समय कैरोलिन को कोई शक नहीं होता, लेकिन दोपहर के खाने के बाद जब वो फिर बैटरी पर जाती है तो देखती है उसका पति मर चुका है और उसे बिल्कुल यकीन हो जाता है कि उसे जहर दिया गया है। उसने तो जहर नहीं दिया, तो फिर किसने? और अचानक उसके दिमाग में सब बातें तेज़ी से घूम जाती हैं। एंजेला की धमकियाँ, बियर में झुककर कुछ करते हुए एंजेला का चौंका चेहरा, गुनहगार, गुनहगार, गुनहगार। बच्ची ने यह क्यों किया होगा? बदले में? सिर्फ बीमार करने के लिए, मारने के लिए नहीं? या फिर मेरे लिए किया? क्या उसे लगा कि एमियस ने मुझे छोड़ दिया है और उसने इस बात से गुस्से में आकर कुछ कर डाला? कैरोलिन को बहुत अच्छे से याद था कि एंजेला की उम्र में उसका अपना स्वभाव कितना गुस्सेल और बेकाबू था, और तभी उसके मन में सिर्फ एक ख्याल आता है, एंजेला की रक्षा कैसे करूं? एंजेला ने बोतल को हाथ लगाया था, उसके फिंगरप्रिंट्स ज़रूर होंगे। कैरोलिन तुरंत बोतल को साफ करने और चमकाने में लगती है। उसे बस यही उम्मीद होती है कि सब लोग मान ले कि एमियस ने खुदकुशी की है। अगर बोतल पर सिर्फ एमियस के निशान हो तो वही सच लगेगा। वो कोशिश करती है कि मृत एमियस की उंगलियां बोतल पर कस दे। बेचैनी से काम करती है और कान लगाए सुनती है कि कहीं कोई आता तो नहीं। एक बार अगर ये मान लिया जाए तो उसके बाद की सारी बातें बिल्कुल मेल खाती हैं। उसकी लगातार चिंता कि एंजेला कहीं फंस न जाए, उसे दूर रखने की कोशिश, पुलिस से उसके सवाल जवाब का डर, और आखिरकार मुकदमे से पहले हर हाल में एंजेला को इंग्लैंड से बाहर भेजने की कोशिश, क्योंकि कैरोलिन को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं एंजेला टूटकर सब कुछ कबूल न कर बैठे। सच्चाई। धीरे धीरे एंजेला वॉरेन ने मुड़ के सबकी ओर देखा। उसकी आंखें कठोर और तिरस्कार भरी थी। वो बोली, तुम सब अंधे मूर्ख हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं खुद कबूल कर लेती? मैं कभी भी कैरोलिन को मेरे लिए सज़ा भुगतने नहीं देती, कभी नहीं। पॉयरो ने कहा, लेकिन तुमने बियर के साथ छेड़छाड़ तो की थी। एंजेला ने चौंक कर कहा, मैंने? बियर के साथ छेड़छाड़? पॉयरो ने मेरेडिथ ब्लेक की ओर मुड़कर कहा, आपके बयान में है कि आपने अपराध वाले दिन सुबह इस कमरे से, जो आपके शयन कक्ष के नीचे है, कुछ आवाज़ें सुनी थी। ब्लेक ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो तो बस बिल्ली थी। पॉयरो ने पूछा, आपको कैसे यकीन हुआ कि वो बिल्ली थी? ब्लेक हकलाया, मुझे याद नहीं, लेकिन वो बिल्ली ही थी। मुझे पूरा यकीन है। खिड़की इतनी खुली थी कि बिल्ली अंदर आ सकती थी। पॉयरो ने कहा, लेकिन खिड़की जमी हुई नहीं थी। उसे ऊपर उठाया जा सकता था और कोई इंसान भी अंदर बाहर आ जा सकता था। ब्लेक ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि वो बिल्ली थी। मैंने उसे देखा नहीं था। वो रुका और माथा सिकोड़ते हुए बोला, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ। पॉयरो आगे बोला, मैं बताऊंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है,
लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई उस सुबह घर में आ सकता था, आपकी प्रयोगशाला में घुसकर शेल्फ से कुछ ले जा सकता था और आप देख भी ना पाते। अगर वो कोई एल्डरबेरी से आया होता तो वो न तो फिलिप ब्लेक हो सकता था, न एल्सा ग्रेयर, न एमियस क्रेल और न कैरोलिन, क्योंकि हम जानते हैं कि वे सब कहाँ थे। बचती है सिर्फ एंजेला वॉरेन और मिस विलियम्स। मिस विलियम्स से तो आप मिले भी थे जब आप बाहर जा रहे थे। उन्होंने बताया था कि वो एंजेला को ढूंढ रही थी। एंजेला सुबह सुबह स्विमिंग करने गई थी, लेकिन वो उस पानी में या चट्टानों पर कहीं नहीं देख पाई। एंजेला आसानी से तैरकर इस तरफ आ सकती थी। वास्तव में उसने बाद में ऐसा किया भी जब वो फिलिप ब्लेक के साथ स्विमिंग कर रही थी। मेरा मानना है कि उसी समय वो तैर कर यहाँ आई और शेल्फ से कुछ उठा लिया। एंजेला चिल्लाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कम से कम, पॉयरो उत्साह से बोला। तुम्हें याद आ गया। तुमने खुद मुझे बताया था कि मजाक करने के लिए तुमने कैट स्टफ चुराया था। यही शब्द तुमने कहे थे। मेरिडिथ अचानक बोला, वैलेरियन, हाँ बिल्कुल। पॉयरो आगे बोला, सही, इसी वजह से तुम्हें यकीन था कि बिल्ली कमरे में थी। तुम्हारी नाक बहुत संवेदनशील है। तुमने वैलेरियन की हल्की अप्रिय गंध महसूस की थी। शायद तुम पहचान नहीं पाए, पर तुम्हारे अवचेतन मन ने कहा, बिल्लियाँ वैलेरियन की गंध पर पागल हो जाती है। वैलेरियन का स्वाद बेहद खराब होता है और पिछले दिन तुम्हारे बताए किस्से ने शरारती एंजेला को ये मजाक करने की योजना दी कि वो एमियस की बियर में थोड़ी डाल दे, क्योंकि उसे पता था कि वो हमेशा बियर एक ही घूंट में पी जाता है। एंजेला चकित होकर बोली, क्या ये सचमुच वही दिन था? मुझे याद है कि मैंने थोड़ी वैलेरियन ली थी और मुझे बियर की बोतल निकालना और कैरोलिन का अचानक अंदर आना भी याद है। हाँ, अब याद आ रहा है, लेकिन मैंने कभी उसे उस दिन की घटना से नहीं जोड़ा। पॉयरो ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोई संबंध ही नहीं था। तुम्हारे लिए वो बस एक शरारत थी, लेकिन उसके बाद आई ट्रेजेडी ने बाकी सब यादें दबा दी। मगर मुझे ध्यान रहा जब तुमने कहा, मैंने चुराया ताकि एमियस की बियर में डाल दो। तुमने ये नहीं कहा कि तुमने सच में डाल दिया। एंजेला चिल्लाई, नहीं, क्योंकि मैंने कभी डाला ही नहीं। कैरोलिन तभी अंदर आ गई थी जब मैं बोतल खोल ही रही थी। ओह, वो सिहर गई और कैरोलिन ने सोचा कि वही मैं थी। वो रुकी, सबकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, मुझे लगता है तुम सब भी यही सोचते हो। फिर ठहरकर उसने दृढ़ता से कहा, मैंने एमियस को नहीं मारा, न तो किसी मजाक से और न और किसी तरह से। अगर किया होता तो मैं कभी चुप न रहती। मिस विलियम्स ने तीखे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं सोचोगी डियर। फिर उन्होंने हर्क्यूल पॉयरो की ओर देखा, सिवाय किसी मूर्ख के और कौन ऐसा सोचेगा। हर्क्यूल पॉयरो ने शांत स्वर में कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे भली भांति पता है कि एमियस क्रेल को किसने मारा। वो रुका। हमेशा ये खतरा रहता है कि हम जिन बातों को सच मान लेते हैं वे असल में साबित हुई ही नहीं होती। चलिए एल्डरबेरी की स्थिति देखते हैं। एक पुरानी कहानी, 2 औरतें और एक आदमी। हम सब ने मान लिया था कि एमियस क्रेल अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के पास जाना चाहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी पहले भी औरतों में दिलचस्पी रही थी। जब तक रहती थी उसे घेर लेती थी, लेकिन जल्दी खत्म हो जाती थी। जिन औरतों से वो जुड़ा था वे ज़्यादातर अनुभवी औरतें थीं। वे उससे बहुत उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन इस बार औरत नहीं, एक लड़की थी। और जैसा कि कैरोलिन क्रेल ने कहा था, वो बेहद सच्ची थी। बोलचाल में वो भले परिपक्व और समझदार लगती थी, लेकिन प्यार में वो पूरी तरह डूबी हुई, एकदम सीधी सादी थी। उसे लगा कि जैसे वो खुद एमियस के लिए पागल थी, वैसे ही एमियस भी उसके लिए होगा। उसने बिना कुछ पूछे मान लिया कि उनका प्यार उम्र भर चलेगा। उसने बिना पूछे ये भी मान लिया कि एमियस अपनी पत्नी को छोड़ देगा। आप पूछेंगे कि एमियस क्रेल ने उसे साफ क्यों नहीं बताया, और मेरा जवाब है, उसकी पेंटिंग। वो अपनी पेंटिंग ख़त्म करना चाहता था। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, लेकिन किसी कलाकार को समझने वाला ऐसा नहीं कहेगा, और ये तो हम पहले ही मान चुके हैं। क्रेल
और मेरेडिथ ब्लेक की बातचीत को याद कीजिए। क्रेल परेशान था। ब्लेक की पीठ थपथपाकर उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। एमियस क्रेल के लिए तो सब कुछ आसान था। वो एक तस्वीर बना रहा था और उसके हिसाब से सिर्फ 2 जलनखोर परेशान करने वाले औरतें उसके रास्ते में थी, लेकिन किसी को भी वो अपनी कला के रास्ते में नहीं आने देना चाहता था। अगर वो एल्सा को सच बता देता तो तस्वीर अधूरी रह जाती। शायद शुरुआती दिनों में उसने पत्नी को छोड़ने जैसी बातें कही होंगी। मर्द अक्सर मोह में ऐसी बातें कर जाते हैं, या फिर उसने चुपचाप उसे मानने दिया होगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि एल्सा क्या सोचती है, बस 1-2 दिन और चुप रहे, यही वो चाहता था। उसके बाद वो उसे साफ साफ कह देता कि सब खत्म हो गया है। एमियस कभी झिझकने वाला आदमी नहीं था। शुरू में शायद उसने एल्सा से उलझने से बचने की कोशिश भी की थी। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि वो कैसा आदमी है, लेकिन एल्सा ने चेतावनी नहीं मानी। वो खुद अपने भाग्य की ओर दौड़ी, और एमियस के लिए तो औरतें हमेशा आसान शिकार थी। अगर आप उससे पूछते तो वो कहता, एल्सा जवान है, जल्दी भूल जाएगी। यही एमियस क्रेल का सोचना था। असल में उसकी पत्नी ही अकेली औरत थी जिसके लिए वो सच से परवाह करता था, लेकिन उसके लिए भी वो ज़्यादा परेशान नहीं था। उसे लगता था कि पत्नी को बस कुछ दिन और सहना है। वो एल्सा पर गुस्सा था कि उसने कैरोलिन के सामने सब कह डाला, लेकिन अब भी उसे यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। कैरोलिन उसे वैसे ही माफ़ कर देगी जैसे पहले भी करती रही, और एल्सा उसे मजबूरी में सहना ही होगा। एमियस क्रेल के लिए ज़िंदगी इतनी ही आसान थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस आखिरी शाम को वो सचमुच चिंतित हुआ। एल्सा के लिए नहीं, कैरोलिन के लिए। शायद वो उसके रूम में गया और कैरोलिन ने उससे बात करने से मना कर दिया। रात बेचैनी से गुजरी और सुबह नाश्ते के बाद उसने कैरोलिन को अलग ले जाकर साफ कह दिया। उसने माना कि एल्सा के लिए उसका आकर्षण था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। तस्वीर पूरी होते ही वो एल्सा से कभी नहीं मिलेगा। और इसका जवाब कैरोलिन ने गुस्से में दिया, तुम और तुम्हारी औरतें। इस वाक्य से उसने एल्सा को भी उन औरतों की कतार में खड़ा कर दिया जो पहले भी आ चुकी थी और चली गई थी, और उसने गुस्से में कहा, कभी न कभी मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। वो गुस्से में थी। एमियस की बेरुखी और लड़की के साथ उसके क्रूर बर्ताव से घृणा करती थी। फिलिप ब्लेक ने जब उसे हॉल में देखा और सुना कि वो खुद से बड़बड़ा रही थी, ये बहुत बेरहम है, तो वो एल्सा की ही बात सोच रही थी। उधर एमियस लाइब्रेरी से बाहर निकला, एल्सा को फिलिप ब्लेक के साथ देखा और उसे झिड़क कर नीचे बुला लिया कि बैठकर पोज दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि एल्सा लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर से सब सुन चुकी थी, और बाद में उसने जो कहानी सुनाई वो असली सच नहीं थी। उसके सिवा कोई सबूत भी नहीं है। सोचिए, उस लड़की को कितना बड़ा झटका लगा होगा जब उसने सच्चाई इतनी बेरहमी से सुनी। पिछले दिन की दोपहर मेरेडिथ ब्लेक ने हमें बताया था कि जब वो कैरोलिन के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था तो वो दरवाजे पर पीठ करके खड़ा था और एल्सा ग्रेयर से बात कर रहा था। इसका मतलब है कि एल्सा उसके सामने थी और वो ठीक ठीक देख सकती थी कि कैरोलिन उसके पीछे क्या कर रही थी, और वही अकेली थी जिसने ये देखा। उसने कैरोलिन को जहर की बोतल उठाते देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसे ये याद आया जब वो बाहर लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठी थी। जब एमियस क्रेल बाहर आया, एल्सा ने पुलोवर स्वेटर लेने का बहाना बनाया और कैरोलिन के कमरे में जाकर जहर ढूंढ निकाला। औरतें अक्सर जानती है कि दूसरी औरतें चीज़ें कहाँ छुपाती है। उसने सावधानी से बोतल से जहर निकाला ताकि कैरोलिन के फिंगरप्रिंट मिटे नहीं और उसके अपने निशान भी न पड़े। उसने ये जहर फाउंटेन पेन भरने वाले छोटे उपकरण में भर लिया। फिर वो नीचे गई और एमियस के साथ बैटरी गार्डन चली गई। वहीं उसने उसे बियर पिलाई। इस बीच कैरोलिन परेशान थी जब उसने एल्सा को घर लौटते देखा, इस बार सचमुच पुलोवर लेने। तो वो तुरंत बैटरी गार्डन गई, अपने पति से बात की। उसने कहा कि जो कुछ वो कर रहा है वो शर्मनाक है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। एमियस, जिसे बाधा पसंद नहीं थी, चिढ़कर बोला कि सब तय हो गया है। जैसे ही पेंटिंग पूरी होगी वो उस लड़की यानी एल्सा को भेज देगा। तभी दोनों ब्लेक भाई आते हैं और बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि बात एंजेला के बारे में हो रही है, जबकि असल में
एमियस एल्सा की बात कर रहा था। इसके बाद एल्सा पुलोवर लेकर आई, मुस्कुराई और फिर से मॉडल की तरह पोज में बैठ गई। उसने सोचा कि सबूत कैरोलिन पर ही आएगा, क्योंकि जहर की बोतल उसके कमरे में थी और जब कैरोलिन खुद अपने पति को बियर परोसती है तो मामला और मजबूत हो जाता है। एमियस बियर पीते हुए चेहरा बनाता है और कहता है, आज हर चीज़ का स्वाद अजीब लग रहा है। इसका मतलब है कि जहर पहले ही उसके शरीर में जा चुका था। फिलिप ब्लेक ने बताया था कि एमियस थोड़ा लड़खड़ाया था और उसने सोचा कि वो नशे में है, लेकिन असल में ये जहर का असर था। एल्सा दीवार पर बैठी मुस्कुराती रही और ऐसे व्यवहार करती रही जैसे सब सामान्य हो। उसने एमियस से हंसते बोलते समय बिताया ताकि वो शक न करे। एमियस बीमारियों से नफरत करता था और उसने हार नहीं मानी। उसने तब तक पेंटिंग बनाई जब तक उसका शरीर जवाब नहीं देने लगा। फिर घर से घंटी बजी और मेरेडिथ नीचे आया। उसी क्षण एल्सा ने जहर की आखिरी बूंदें एमियस की बियर में डाल दी और ड्रॉपर को रास्ते में मिट्टी में कुचलकर फेंक दिया। जब मेरेडिथ आया तो रोशनी और अंधेरे की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने दोस्त को बस लेटा हुआ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र। एमियस को कितना पता चला था ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी आंख और हाथ आखिरी समय तक सच थे। हर्क्यूल पोयरो ने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, मुझे पहली बार ही उस तस्वीर से समझ लेना चाहिए था। ये तस्वीर एक कातिल और उसके शिकार की है। ये उस लड़की की तस्वीर है जो अपने प्रेमी को मरते हुए देख रही है। परिणाम, सब कुछ खामोश हो गया। डूबते सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गई, जहाँ वो औरत गहरे बाल और हल्के रंग के फर ओढ़े बैठी थी। एल्सा डिटेशैम ने हल्की सी हरकत की और बोली, उन्हें ले जाओ मेरेडिथ, मुझे पोयरो के साथ अकेला छोड़ दो। दरवाज़ा बंद होने तक वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, आप बहुत चालाक हैं, है ना? पोयरो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं सब कुछ मान लूँ? उसने सिर हिलाया। नहीं, एल्सा बोली, क्योंकि मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगी और मैं कुछ भी नहीं मानने वाली। हमारी ये बातचीत मायने नहीं रखती। ये तो बस आपका शब्द मेरे शब्द के खिलाफ है। पोयरो ने कहा, सही कहा। एल्सा ने पूछा, तो अब आप क्या करेंगे? पोयरो बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कैरोलिन क्रेल को मरने तक निर्दोष घोषित किया जाए। एल्सा हंसी और बोली, कितना मजाकिया है, किसी चीज़ के लिए माफ़ी मिलना जो उसने किया ही नहीं। फिर पूछा, और मेरे बारे में? पोयरो ने कहा, मैं अपनी राय ज़रूरी लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर वे समझे कि आपके खिलाफ मुकदमा बनाया जा सकता है तो वे कार्रवाई कर सकते हैं, पर मेरी राय में सबूत पूरे नहीं है। ये सिर्फ अंदाजे हैं, तथ्य नहीं, और आपकी हैसियत को देखते हुए वे बिना किसी ठोस सबूत के कदम नहीं उठाएंगे। एल्सा ने हल्की मुस्कान से कहा, मुझे परवाह नहीं। अगर मैं अदालत में खड़ी होती, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ती, तो उसमें कुछ तो रोमांच होता, शायद मुझे मज़ा भी आता। पोयरो बोला, लेकिन आपके पति को नहीं। वो घूर कर बोली, क्या आपको सचमुच लगता है कि मुझे परवाह है कि मेरे पति क्या महसूस करेंगे? पोयरो शांत स्वर में बोला, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी और की भावनाओं की परवाह की है। अगर की होती तो शायद आप ज़्यादा खुश होती। वो झुंझला कर बोली, आप मुझे लेकर दुखी क्यों हो रहे हैं? पोयरो ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है? सच्ची इंसानी भावनाएं, दया, हमदर्दी, समझ। तुमने अब तक सिर्फ 2 ही भावनाएं जानी हैं, प्यार और नफरत। एल्सा बोली, मैंने कैरोलिन को जहर लेते देखा। मुझे लगा वो खुदकुशी करने वाली है। ये मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन अगली सुबह मुझे सच्चाई पता चली। उसने यानी एमियस ने कैरोलिन से कहा कि उसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं, कभी नहीं थी। पर अभी सब खत्म हो गया था। जैसे ही पेंटिंग पूरी होगी वो मुझे भगा देगा। कैरोलिन को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने मुझ पर दया की। आप समझ सकते हैं इससे मुझे कैसा लगा? मैंने जहर निकाला, उसे दिया और वहीं बैठकर उसे मरते देखा। उस पल मैं खुद को जिंदा, ताकतवर और जीत से भरी महसूस कर रही थी। मैंने उसे मरते देखा। उसने अपने हाथ हवा में फैला दिए। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं असल में खुद को मार रही थी, उसे नहीं।
बाद में देखा कि कैरोलिन फंस गई है, लेकिन उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो कहीं और चली गई थी। वो और एमियस दोनों कहीं और भाग गए थे जहाँ मैं पहुंच ही नहीं सकती थी। पर वे मरे नहीं, मरी तो मैं। एल्सा डिटशम उठी, दरवाजे की ओर बढ़ी और धीरे से दोहराया, मैं मरी। हॉल में उसने दो युवाओं को पार किया जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला। लेडी डिटशम अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने उनकी गोद पर फर की चादर फैला दी। दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे।